हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख लिए होंगे। ठीक है, तो आज हम फिर से आपके लिए न्यू लेक्चर लेके आए हैं जो कि हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन का ही है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कोइनोसाइट एंड इंडोडर्मल लेयर। ठीक है, तो इसके हम प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत कुछ कवर कर लिया है। ठीक है, तो आज हम केवल डिस्कस करेंगे इसका कोइनोसाइट एंड इंडोडर्मल और इंडोडर्मल लेयर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में मैंने क्या कवर किया था, जो कि हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन का ही पार्ट था। उसमें मैंने पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट्स, जो कि पिनेकोडर्म का ही पार्ट है। ठीक है, पिनेकोडर्म लेयर है, उसी के दो कॉन्स्टिट्यूएंट थे, दो लेयर थे, जो कि पोरोसाइट थे और एक पिनेकोसाइट था। तो ये इन दोनों का डिफिनेशन पूरा क्या होते हैं और इनका फंक्शंस मैंने पूरा एकदम एक एक पॉइंट पूरा कवर किया था प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन के अंतर्गत क्या डिस्कस करेंगे, कोइनोडर्म और इंडोडर्मल लेयर। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो मैं आपको थोड़ी बता दूं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उनको लिए बता दूं कि मैंने इस चैनल पे जूलॉजी के प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर कवर कर चुके हैं। हमारा साइकॉन का कैनाल सिस्टम पूरा खत्म हो चुका है, उसका इंट्रोडक्शन पूरा एक एक पॉइंट एक एक टॉपिक क्लियर करके बताया गया है। ठीक है, तो हमारा जो साइकॉन का है हिस्टोलॉजी चल रहा है। ठीक है, हमने एक्सटर्नल मार्फोलॉजी इसकी खत्म कर ली है। साइकॉन की एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पूरा उसमें एसिमिलेशन, इंजेक्शन, न्यूट्रिशन कैसे होता है, ये सारी चीजें हमने एक्सटर्नल मार्फोलॉजी के अंतर्गत कवर की थी। ठीक है, तो हम ये सारे चीजें प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं हमारे प्ले लिस्ट में जाके, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो प्रीवियस पूरे लेक्चर कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं भी कोई डाउट होता है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हम उसके लिए न्यू वीडियो फिर से अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, आप कमेंट करिएगा, हम दोबारा से उस पर न्यू लेक्चर अपलोड कर देंगे। अगर कोई पूरा वीडियो आपको नहीं समझ में आता, कहीं भी कोई भी गड़बड़ी होती है, आपको नहीं क्लियरिटी होती है, तो आप प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम उस पर न्यू वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हम बिना टाइम वेस्ट किए। सिलेबस बहुत लंबा है यूनिवर्सिटी का। ठीक है, हिस्टोलॉजी ऑफ साइकॉन का क्या डिस्कस करना है, इंडोडर्म और कोइनोडर्म और इंडोडर्मल लेयर। ठीक है, मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा इंडोडर्मल लेयर लिखा हुआ है, इंडोडर्मल लेयर और कोइनोडर्म। ठीक है, मैंने इसके प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था पिनेकोडर्म। ठीक है, पिनेकोडर्म जो जिसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़े थे, पिनेकोसाइट एंड पोरोसाइट, इन दोनों के फंक्शन भी पढ़े थे। ठीक है, तो पिनेकोडर्म जो होता है वो, देखिए, इंडोडर्मल लेयर लिखा गया। ठीक है, हमारी बॉडी में देखिए तीन लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्मल लेयर। तो एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म लेयर के बीच में मीजोडर्मल लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है इंडोडर्मल लेयर, कोइनोडर्म और इंडोडर्मल लेयर। मतलब इंडोडर्मल लेयर जो होती है, एक्टोडर्म हमारी आउटर लेयर होती है। ठीक है, इसके अंदर सबसे इनर इंडोडर्मल लेयर होती है और इन दोनों के बीच में मीजोडर्म पाया जाता है हमारी बॉडी में पूरा। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी है, जो हमने पिनाकोडर्म डिस्कस किया था वो हमारा एक्टोडर्म होगा, क्योंकि वो आउटर लेयर था। देखिए, साइकॉन का हमने पूरा ऐसे फिगर जब बताया था, स्ट्रक्चर पूरा वाटर फ्लो बताया था, उसमें तो हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारा साइकॉन है, साइकॉन में आउटर जो लेयर होता है पिनाकोडर्म होता है, आउटर पिनाकोडर्म होता है, आउटर पिनाकोडर्म होता है। ठीक है, आउटर पिनाकोडर्म होता था और ये पूरा अंदर फोल्डेड कैनास पाए जाते थे। ठीक है, इसी में कोइनोडर्म लेयर पाई जाती थी, इसी में कोइनोडर्म लेयर पाई जाती थी पूरा ऐसे अंदर की तरफ। तो ऐसे ही अंदर कोइनोडर्म पाया जाता था, कोइनोडर्म। तो अंदर वाला लेयर कोइनोडर्म था और बाहर वाला पिनेकोडर्म, इसीलिए पिनेकोडर्म को हम एक्टोडर्मल लेयर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी का आउटर लेयर एक्टोडर्मल होता है, तो इसे हम एक्टोडर्मल कह सकते हैं। और कोइनोडर्म जो है इनर लेयर है, तो इसे हम इंडोडर्मल लेयर कह सकते हैं। इन दोनों के बीच में यहाँ पे मीजेनकाइम पाया जाता है और हमारी बॉडी में मीजोडर्म। ठीक है, मीजोडर्म की लेयर होती है। तो ऐसे ही जैसे हमारी बॉडी का पूरा फॉर्मेशन है लेयर्स में, वैसे ही इनकी भी बॉडी में पूरा फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे पिनेकोडर्म एंड कोइनोडर्म के बीच में मीजेनकाइम पाया जाता है, हमारे क्या में मीजोडर्मल लेयर पाया जाता है। ठीक है,
तो ये था पिनाइकोडर्म एंड कोइनोडर्म का इंडोडर्मल लेयर से कैसे कोरिलेट करना है, ठीक है, वो मैंने बता दिया कि इंडोडर्मल लेयर यहाँ पे क्यों लिखा है, कोइनोडर्म को इंडोडर्मल लेयर क्यों लिखा गया है, ठीक है। इंडोडर्मल मतलब कि ये इनर लेयर में पाई जाती है, इसका मतलब यही है। जैसे हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है लेयर्स का, अरेंजमेंट होता है, वैसे इनमें भी होता है, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कोइनोडर्म एंड इंडोडर्मल लेयर। मैं बता दूं, कोइनोडर्म जो होते हैं हमारे गैस्ट्रल एपिथेलियम होते हैं, ठीक है, गैस्ट्रल एपिथेलियम होते हैं, और इसका जो शेप होता है ओवल होता है, राउंडेड होते हैं, और ये जो इनमें सारे बहुत सारे ब्लिफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट, वैक्यूल्स, रिजर्व फूड, ये सारी चीजें पाई जाती है, न्यूक्लियस पाए जाते हैं कोइनोसाइट्स के अंदर। और कोइनोसाइट्स के फंक्शंस भी हैं। ये मेनली इसका फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन को मतलब कि न्यूट्रिशन लेना, ठीक है, फूड मटेरियल को अपनी तरफ ड्रा करना, खींचना, और उसे अमीबोसाइट के सेल्स के पास पहुंचाना, वहां से न्यूट्रिशन को पूरे बॉडी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यही इसका पूरा फंक्शन होता है, ठीक है। और ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो यही हमारा कोइनोसाइट्स है। कोइनोसाइट में ज्यादा कुछ नहीं है, जो मैंने समरी के रूप में आपको बताया, यही पूरा स्टेटमेंट के रूप में लिखा हुआ है हमारे, ठीक है। तो चलिए एक एक लाइन हम डिस्कस करते हैं और पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, इट कॉन्स्टिट्यूट द गैस्ट्रल एपिथेलियम एंड इज फॉर्म कॉलर सेल एंड कोइनोसाइट, ठीक है। जो इट कॉन्स्टिट्यूट द गैस्ट्रल एपिथेलियम एंड इज फॉर्म कॉलर सेल और कोइनोसाइट, ठीक है। ये देखिए, जो हमारा कोइनोसाइट होता है वो गैस्ट्रल एपिथेलियम का कॉन्स्टिट्यूट होता है, ठीक है। गैस्ट्रल एपिथेलियम लेयर होती है, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा जो कोइनोसाइट होता है ये इंडोडर्मल लेयर होता है, ये तो आपको पता है, इनर में पाया जाता है, ठीक है। गैस्ट्रल एपिथेलियम का कॉन्स्टिट्यूट मतलब कि गैस्ट्रल एपिथेलियम से बना होता है, कैसे, जो इसका बॉडी होता है ना, इसके बॉडी में गैस्ट्रल एपिथेलियम लेयर पाई जाती है, यहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है कोइनोसाइट्स लेयर का, ठीक है, कोइनोसाइट लेयर का, यहीं पे कॉलर सेल्स का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई कि ये गैस्ट्रल एपिथेलियम से मिलकर बना होता है, ये कॉन्स्टिट्यूट होता है गैस्ट्रल एपिथेलियम लेयर का, और यहीं से कॉलर सेल एंड कोइनोसाइट लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, कोइनोसाइट, ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है। कोइनोडर्म के अंदर क्या पढ़ना है, कोइनोसाइट। चलिए देखते हैं कोइनोसाइट। दीज आर फ्लैजेलेटेड चैम्बर, जो मैंने कैनाल सिस्टम जब पढ़ाया था पूरा, तो उसमें बताया था कि ये फ्लैजेलेटेड होता है। दीज आर फ्लैजेलेटेड सेल विच आर ओवल आर राउंडेड इन शेप। देखिए, ये हमारा जो कोइनोसाइट होता है वो फ्लैजेलेटेड होता है। देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर में ऐसे छोटे छोटे बताए थे कि ये हमारा कोइनोसाइट है, ऐसे ही कोइनोसाइट छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, फ्लैजेलेटेड होते हैं। ये क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं बॉडी से, क्या करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं बॉडी से थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर को रिमूव करते हैं ये कोइनोसाइट। तो कोइनोसाइट जो होता है हमारा वो फ्लैजेलेटेड होता है, और कहाँ पाया जाता है, मीजेनकाइम में। मीजेनकाइम में लूजली अरेंज होता है, ठीक है। अब देखिए आगे, दीज आर फ्लैजेलेटेड सेल विच आर ओवल, ये ओवल शेप का होता है, और राउंडेड शेप या राउंडेड शेप का होता है, ठीक है। दीज आर लूजली अरेंज अपॉन द मीजेनकाइम, जो अभी मैंने बोला कि ये मीजेनकाइम में अरेंज होते हैं लूजली। दीज आर लूजली अरेंज अपॉन द मीजेनकाइम, मीजेनकाइम में ये लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। मीजेनकाइम लेयर इन दोनों के बीच में पाई जाती है ना, किसके किसके बीच, कोइनोडर्म और पिनाइकोडर्म लेयर के बीच में मीजेनकाइम पाया जाता है। तो मीजेनकाइम इन दोनों लेयर के बीच में पाया जाता है, तो यहीं पे हमारा कोइनोसाइट प्रेजेंट होता है, इसी में लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है, जिससे ये मूवेबल होते हैं। तो ये हमारा मीजेनकाइम हो गया, लूजली अरेंज अपॉन द मीजेनकाइम, ठीक है। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ईच कोइनोसाइट कंटेन ए सिंगल न्यूक्लियस, वन आर टू कॉन्ट्रेक्टाइल फूड वैक्यूल्स। देखिए, प्रत्येक कोइनोसाइट, जितने भी हमारे कोइनोसाइट सेल्स हैं, वो एक सिंगल न्यूक्लियस को कंटेन करते हैं, उनके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल सेल्स के अंदर। मतलब जितने भी कोइनोसाइट्स हैं वो उनके अंदर एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाएगा, और क्या पाया जाएगा, वन आर टू कॉन्ट्रेक्टाइल फूड वैक्यूल, एक या दो फूड वैक्यूल्स पाए जाएंगे। जो हमारे कोइनोसाइट्स हैं, छोटे छोटे फ्लैजेलेटेड चैम्बर्स हैं, सेल्स हैं, जो वाटर को रिमूव कर रहे हैं ऑस्कुलम के थ्रू, उनके अंदर एक या दो फूड वैक्यूल्स पाया जाएगा और एक न्यूक्लियस पाया जाएगा। जितने भी हमारे फ्लैजेलेटेड कोइनोसाइट्स हैं उनके अंदर क्या पाया जाएगा, एक न्यूक्लियस पाया जाएगा और ये एक या दो
फूड वैक्यूल्स पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये फूड वैक्यूल्स और एक सिंगल न्यूक्लियस इसमें पाया जाएगा, किसमें, कोइनोसाइट सेल्स में। ठीक है, अब देखिए आगे के लिए रिजर्व फूड रिजर्व फूड को कलेक्ट करता है। ठीक है, जो कि मैंने बताया न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। रिजर्व फूड कलेक्ट करता है ब्लिफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट एंड ए सिंगल बेसल ग्रेनुल और नीटोप्लास्ट। ठीक है, नीटोप्लास्ट। अब देखिए ब्लिफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट एंड ए सिंगल बेसल ग्रेन्यूल और नीटोप्लास्ट। इन वर्ड का मतलब समझिए क्या होता है। ब्लिफेरोप्लास्ट क्या होता है, राइजोप्लास्ट एंड ए सिंगल ग्रेन्यूल और नीटोब्लास्ट। ये तीन वर्ड हमारे क्या हैं, ब्लिफेरोब्लास्ट क्या होता है, राइजोब्लास्ट क्या होता है एंड सिंगल ग्रेनुलस और नीटोब्लास्ट ये क्या होते हैं। ये चार वर्ड हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं क्या होता है ब्लिफेरोप्लास्ट। ठीक है, ब्लिफेरोप्लास्ट जो होता है ये हमारा क्या होता है। ब्लिफेरोप्लास्ट देखिए, आपने सेंट्रियोल का नाम सुना है, सेंट्रियोल का नाम इंटर में सुना होगा ना। सेंट्रियोल होता है और माइक्रोट्यूब्यूल, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रियोल से मिलके बना होता है ब्लिफेरोप्लास्ट। ठीक है, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इससे सेंट्रियोल से मिलके बना होता है ब्लिफेरोप्लास्ट। ब्लिफेरोप्लास्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड सेंट्रियोल से मिलके ब्लिफेरोप्लास्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और ये जो होते हैं ये न्यूक्लिएशन में हेल्प करते हैं। ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ये हमारा प्रोकैरियोटिक ही तो है, नहीं मतलब यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। ठीक है, ये हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्लिफेरोप्लास्ट है यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब क्या होगा, इसका जो होगा हमारा ब्लिफेरोप्लास्ट सेंट्रियोल से मिलके बना होता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं शॉर्ट में, ये किससे मिलके बना होता है, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल से। और इसमें शॉर्ट शॉर्ट क्या, शॉर्ट नैरो माइक्रोट्यूब्यूल, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स लिख लीजिए, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये हमारा सेंट्रियोल और शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना होता है ब्लिफेरोप्लास्ट। तो ब्लिफेरोप्लास्ट का मतलब समझ में आया, और ये न्यूक्लिएशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, न्यूक्लिएशन में हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे ब्लिफेरोप्लास्ट का मतलब यही समझिए कि ये न्यूक्लिएशन में हेल्प करते हैं और सेंट्रियोल एंड शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं ब्लिफेरोप्लास्ट। आपका यहाँ से ऑप्शनल क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि देखिए ऑप्शनल में कैसे बनेगा कि ब्लिफेरोप्लास्ट एंड राइजोप्लास्ट फाउंड विद इन, किसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कोइनोडर्म, पिनाकोडर्म और सारे मतलब चार ऑप्शंस आपको दिए जा सकते हैं कंपटीशन लेवल में। ठीक है, तो आपका जो बेसिक है एक एक लाइन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि ये ब्लिफेरोप्लास्ट कहाँ मिल रहा है, हमारे कोइनोसाइट्स में पाया जा रहा है और राइजोप्लास्ट भी कोइनोसाइट्स में पाया जा रहा है। अब देखिए राइजोप्लास्ट क्या होता है। ठीक है, ब्लिफेरोप्लास्ट का मतलब समझ में आया। ब्लिफेरोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, सेंट्रियोल होता है और शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल, शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल एंड सेंट्रियोल से मिलके बना होता है ब्लिफेरोप्लास्ट। एंड राइजोप्लास्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ राइजोप्लास्ट शॉर्ट में करके लिख लीजिए। राइजोप्लास्ट क्या होता है, वो कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक, connecting link between blepharoplast and blepharoplast and flagellated cells, flagellated न्यूक्लियस ऑफ फ्लैगेलेटेड से, न्यूक्लियस इन फ्लैगेलेटेड सेल। ठीक है, अब देखिए मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ये कनेक्टिंग लिंक होता है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्लिफेरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस इन जिन मतलब जिस फ्लैगेलेटेड सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस कंटेन करते हैं उन फ्लैगेलेटेड सेल्स एंड
किसके बीच में, ब्लिफेरोप्लास्ट के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है ये राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है ब्लिफेरोप्लास्ट एंड फ्लैजेलेटेड सेल्स, आप शॉर्ट में ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइजोप्लास्ट। राइजोप्लास्ट क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन ब्लिफेरोप्लास्ट एंड फ्लैजेलेटेड सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका राइजोप्लास्ट। अब देखिए एंड ए सिंगल बेसल ग्रेन्यूल, एंड ए सिंगल बेसल ग्रेन्यूल। अब देखिए यहाँ पे बेसल ग्रेन्यूल क्या होता है, और नीटोब्लास्ट, आप नीटोब्लास्ट से समझिए, ठीक है। बेसल ग्रेन्यूल इसी को कहा जा रहा है नीटोब्लास्ट। नीटोब्लास्ट जो होता है क्या होता है, ये हमारा नीटोब्लास्ट क्या करता है, फ्लैजेलेटेड ओ फ्लैजेलेटेड सेल्स होते हैं, ये फ्लैजला है मान लीजिए, ठीक है। इनका जो बेसल पार्ट है ये बेसल पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, बेसल पार्ट, ठीक है। बेसल पार्ट ये हमारे मतलब कि फ्लैजेलेटेड जितने भी फ्लैजेलेटेड सेल्स हैं उनके बेसल पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं, क्या, नीटोब्लास्ट। जो हमारे नीटोब्लास्ट होते हैं वो उसी को बेसल ग्रेन्यूल कहा जाता है, वो हमारे फ्लैजेला के बेसल पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या है ब्लिफेरोप्लास्ट, क्या है राइजोप्लास्ट एंड ए सिंगल ग्रेन्यूल और नीटोब्लास्ट। नीटोब्लास्ट का मतलब क्या होता है, वो नीटोब्लास्ट उन सेल्स को कहा जाता है जो फ्लैजेला के बेसल पार्ट का फॉर्मेशन करते हैं। बेसल पार्ट जहां से फ्लैजेला की ओरिजिन होती है, जहां से वो निकलते हैं, उसी बेसल पार्ट का फॉर्मेशन करता है नीटोब्लास्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा नीटोब्लास्ट, ठीक है। तो अब देखिए ब्लिफेरोप्लास्ट आपको समझ में आ गया होगा, राइजोप्लास्ट एंड ए सिंगल बेसल ग्रेन्यूल और नीटोब्लास्ट। बेसल ग्रेन्यूल का मतलब वही है नीटोब्लास्ट, ठीक है। नीटोब्लास्ट को ही सिंगल बेसल ग्रेन्यूल कहेंगे, ठीक है। अब एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, ब्लिफेरोप्लास्ट जो है सेंट्रियोल एंड शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है, ठीक है। शॉर्ट माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है और ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, न्यूक्लिएशन में हेल्प करता है, ठीक है। राइजोप्लास्ट जो होते हैं कनेक्टिंग लिंक होते हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्लिफेरोप्लास्ट, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ब्लिफेरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस ऑफ फ्लैजेलेटेड सेल, ठीक है। फ्लैजेलेटेड सेल मतलब फ्लैजेलेटेड सेल एंड ब्लिफेरोप्लास्ट के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है ये राइजोप्लास्ट, ठीक है। तो आपका राइजोप्लास्ट कनेक्टिंग लिंक है ब्लिफेरोप्लास्ट एंड फ्लैजेलेटेड सेल का, एंड सिंगल बेसल ग्रेन्यूल और नीटोब्लास्ट जो होता है फ्लैजेला के बेसल पार्ट का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। बेसल पार्ट का फॉर्मेशन करता है ये नीटोब्लास्ट, जहां से फ्लैजेला ओरिजिन होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्लिफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट एंड ए सिंगल बेसल ग्रेन्यूल और नीटोब्लास्ट, ठीक है। तो ये तीन वर्ड आपको क्लियर हो गया, आई होप। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ जितना स्टेटमेंट मैंने अभी तक बोला। दीज आर फ्लैजेलेटेड, ये फ्लैजेलेटेड होते हैं, ओवल एंड राउंडेड शेप के होते हैं और मीजेनकाइम में लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। आप ऐसे जूलॉजी को मतलब कॉन्सेप्ट को पॉइंट वाइज कर दीजिए और फिर अपने इमेजिनेशन के थ्रू मतलब स्ट्रक्चर के थ्रू तैयार कीजिए। जैसे स्ट्रक्चर आपके सामने है तो आप बताइए कोइनोसाइट फ्लैजेलेटेड होता है, पहला पॉइंट। ये ओवल और राउंडेड शेप का होता है, आपके बुक में ओवल और राउंडेड शेप का नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ऐसे छोटे छोटे ऐसे इस फॉर्म में दिखेंगे, ठीक है। तो आप इस वर्ड को याद कर लीजिए, ये ओवल और राउंडेड शेप के होते हैं और कहाँ अरेंज होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं मीजेनकाइम में लूजली अरेंज होते हैं। अब प्रत्येक कॉन्ट्रेक्टाइल सेल क्या क्या कंटेन प्रत्येक कोइनोसाइट सेल में क्या क्या पाया जाता है, एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, 1 और 2 फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, और क्या पाया जाता है, ब्लिफेरोप्लास्ट पाया जाता है, राइजोप्लास्ट पाया जाता है, सिंगल बेसल ग्रेन्यूल और नीटोप्लास्ट पाया जाता है, ठीक है, रिजर्व फूड पाया जाता है। तो ये सारी चीजें हमारे कोइनोसाइट्स के अंदर पाई जाती हैं। तो ये आपके तीन स्टेटमेंट क्लियर हुए, ठीक है। ये आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, फ्रॉम नीटोब्लास्ट एराइजेज ए लॉन्ग वीप लाइक फ्लैजेलम, वही चीज है, यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है फ्लैजेला, ठीक है, लॉन्ग वीप लाइक फ्लैजेला, ठीक है। नीटोब्लास्ट जो है बेसल पार्ट है किसका, फ्लैजेलम का, यहीं से एक लॉन्ग वीप लाइक फ्लैजेलम का ओरिजिनेशन होता है, यहीं से एक वीप लाइक फ्लैजेलम ओरिजिनेट होता है, एराइज होता है लॉन्ग वीप लाइक फ्लैजेलम, ठीक है, फ्रॉम नीटोब्लास्ट से ही एक फ्लैजेलम एराइज होता है, फ्लैजेला एराइज होता है, लॉन्ग वीप लाइक फ्लैजेला, ठीक है। नीटोब्लास्ट इसका बेसल पार्ट हो गया। अब देखिए आगे, द फ्लैजेलम is surrounded at its base
बाय थिन साइटोप्लाज्मिक कॉलर। ठीक है, देखिए जो फ्लैजला होता है, इसका जो बेस होता है, फ्लैजला का बेस जो सराउंडेड होता है एट इट्स बेस, फ्लैजला का बेस जो कि सराउंडेड होता है बाय थिन साइटोप्लाज्मिक कॉलर। ठीक है, बाय थिन साइटोप्लाज्मिक कॉलर मतलब थिन साइटोप्लाज्मिक कॉलर सेल्स के द्वारा ये सराउंड होता है। साइटोप्लाज्म में जो कॉलर सेल्स पाए जाते हैं उनके थ्रू इसका फ्लैजला का बेसल पार्ट सराउंड होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जो फ्लैजला होता है उसका बेसल पार्ट वो थिन साइटोप्लाज्मिक कॉलर सेल से सराउंड होता है। ठीक है, ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए आगे, इट इज सॉफ्ट टुवर्ड्स द टिप, मतलब फ्लैजला जो होता है उसका जो ऊपरी पार्ट होता है वो सॉफ्ट होता है, मतलब टुवर्ड्स द टिप, ऊपरी वाले हिस्से को टिप कहेंगे। ठीक है, ये टिप हो गया। ठीक है, जो इसका ऊपरी हिस्सा होता है फ्लैजला का उसे टिप कहेंगे। ऊपर की ओर ये क्या होगा, सॉफ्ट होगा मतलब स्मूथ होगा, एंड समवाट कुछ स्टिफ मतलब हार्ड होगा, कुछ हार्ड होगा टूवर्ड द बेस, बेस की तरफ मतलब आधार इसका जहां से ओरिजिन हुआ है उसका बेसल पार्ट जो होगा इसका फ्लैजला का वो स्टिफ होगा मतलब हार्ड होगा, टफ होगा। समझ में आ गया कि फ्लैजला जो होता है वो इसका बेसल पार्ट थिन कोइनोसाइट कॉलर के सेल्स के द्वारा सराउंड होता है, और इसका जो बेसल पार्ट होता है वो स्टिफ होता है मतलब टफ होता है, लेकिन जो इसका टिप वाला पार्ट होता है, अपर पार्ट होता है, ये क्या होता है, स्मूथ होता है, सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको कोइनोसाइट क्लियर हुआ, कोइनोसाइट क्लियर हुआ, कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया कोइनोसाइट। मैंने एक एक वर्ड क्लियर किया है, आपको आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, एक वर्ड को दो दो बार मैं रिवाइज भी कर रहा हूं तो आपको याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से शॉर्ट क्विक रिवीजन करके फंक्शन इसका देख लेता हूं। जो कोइनोसाइट होता है वो फ्लैजलेटेड होते हैं, फ्लैजलेटेड सेल्स होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं मेसेनकाइम में, जो कि ओवल और राउंडेड शेप के होते हैं। अब प्रत्येक कॉन्ट्रेक्ट कोइनोसाइट क्या है, ये क्या क्या इसमें पाया जाता है, कोइनोसाइट्स में सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, 1 और 2 फूड वैक्यूल्स पाए जाते हैं, रिजर्वोयर पाया जाता है, ब्लिफेरोप्लास्ट, राइजोप्लास्ट, और क्या पाया जाता है, सिंगल बेसल ग्रेन्यूल और नीटोप्लास्ट। तो ये सारी चीजें हमारे इसमें कोइनोसाइट सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। अब जो हमारा यहाँ पे नीटोप्लास्ट होता है, यहीं से एक फ्लैजला का फॉर्मेशन होता है, लॉन्ग वीप लाइक फ्लैजला एराइज होता है यहाँ से। और जो फ्लैजला होता है उसका बेसल पार्ट सराउंड होता है, किससे सराउंड होता है, कॉलर सेल, साइटोप्लाज्म में जो कॉलर सेल पाए जाते हैं उनसे सराउंड होता है। अब जो बेसल पार्ट होता फ्लैजला होता है उसका टिप वाला पार्ट क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और डाउन वाला पार्ट बेसल पार्ट क्या होगा, स्टिफ होगा, हार्ड होगा। बस काम खत्म, आपका कोइनोसाइट खत्म। तो इस तरीके से आपकी लर्निंग पावर होनी चाहिए, इस तरीके से आपको आपको कॉन्सेप्ट को कोरिलेट करके अपने समझ के याद करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपका कोइनोसाइट खत्म हुआ। आप देखते हैं इसका फंक्शन, फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फंक्शन द फ्लैजलेटेड ऑफ कोइनोसाइट बीट इसेंटली, इसेंटली का मतलब तीव्रता से, ठीक है, इसेंटली का मतलब तीव्रता से, द फ्लैजला ऑफ कोइनोसाइट बीट्स इसेंटली एंड मेक द वाटर टू फ्लो इन द बॉडी ऑफ स्पंज। ठीक है, कोइनोसाइट बहुत ही तीव्रता से बीट करते हैं और वाटर को रिमूव करते हैं बॉडी से, यही इनका पहला फंक्शन होता है। पहला फंक्शन इनका क्या है, जो ये फ्लैजलेटेड कोइनोसाइट है ये इसेंटली बीट्स मतलब बहुत तीव्र, फास्टली बीट। ठीक है, यहाँ पे फास्टली भी लिख सकते हो लेकिन इसेंटली ये भी ठीक है। ठीक है, दोनों वर्ड आपको जो परफेक्ट लगे। तो यहाँ पे ये तेजी से बीट करते हैं जिसके थ्रू वाटर रिमूव हो जाता है, वाटर में फ्लो होता है और वो रिमूव कर जाते हैं बॉडी, मतलब स्पंज ऑफ बॉडी, बॉडी के स्पंज से रिमूव कर जाते हैं थ्रू द ऑस्कुलम, ऑस्कुलम के थ्रू वाटर रिमूव कर जाता है। ये ऊपर ऑस्कुलम होता है। ठीक है, ऊपर ऑस्कुलम प्रेजेंट होता है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है। अब देखिए इसका दूसरा फंक्शन क्या है, बीटिंग ए फ्लैजला इन ए स्पाइरल मैनर। जो बीटिंग होती है कोइनोसाइड, मतलब जो फ्लैजलेटेड कोइनोसाइड होता है स्पाइरल लाइक मैनर में उसमें बीटिंग होती है, स्पाइरल लाइक। ठीक है, ड्रॉ ए फूड, ड्रॉ मीन्स खींचना, ये फूड पार्टिकल को खींचता है, जब बीटिंग करता है तो अपने बीटिंग के थ्रू जो वाटर में फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको खींचता है, खींचेगा टूवर्ड्स द कॉलर, कॉलर की तरफ, दीज एडहेर टू द सरफेस। अब एडहेर का मतलब क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को सरफेस पे चिपका देना, सरफेस की ओर अटैच कर देना, एडहेर का मतलब यहाँ पे होता है, ये होता है। ठीक है, दीज एडहेर टू द सरफेस। ठीक है, एडहेर का मतलब समझ में आया,
ये किसी भी एडहेर का मतलब एडहेर का मतलब क्या होता है, जो किसी भी पार्टिकल को सरफेस की ओर चिपका देना, अटैच करा देना, ठीक है। टूवर्ड्स द कॉलर दीज एडहेर टू द सरफेस एंड कैप्चर्ड बाय कोइनोसाइट, कोइनोसाइट सेल्स के द्वारा फिर कैप्चर कर लिया जाता है फूड को टू बी ट्रांसफर टू द अमीबोसाइट। वही चीज मैंने स्टार्टिंग में जब इंट्रोडक्शन दिया तो बताया कि ये मतलब कोइनोसाइट द्वारा ले लिया जाता है फूड पार्टिकल को, फिर अमीबोसाइट द्वारा अमीबोसाइट को दे दिया जाता है, वो फिर पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ठीक है। तो समझ में आया कोइनोसाइट। कोइनोसाइट का फंक्शन पहला क्या होता है, वाटर को रिमूव करना होता है बॉडी से, दूसरा क्या होता है, ये फूड पार्टिकल को कैप्चर करता है और फिर अमीबोसाइट सेल्स को ट्रांसफर कर देता है फूड पार्टिकल, ठीक है। अब देखिए द लास्ट इसका फंक्शन क्या है, द कोइनोसाइट आल्सो प्ले ए रोल इन रिप्रोडक्शन बाय प्रोड्यूसिंग स्पर्म, ठीक है। जो कोइनोसाइट होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस के थ्रू रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, क्या करता है, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये आपके 3 फंक्शन हो गए और ये आपका कोइनोसाइट खत्म हुआ। हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन का एक और टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। पिनेकोडर्म मतलब एक लेयर खत्म हुआ, कोइनोडर्म भी खत्म हो गया, ठीक है। कोइनोडर्म 2 टॉपिक खत्म हो गए। अब लास्ट टॉपिक मीजेनकाइम बचा है। मीजेनकाइम में अमीबोसाइट सेल्स है, इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन आपका खत्म। फिर उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ साइकोन पढ़ेंगे, फिर उसका पूरा रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक मतलब 4 टॉपिक बचे हैं, 4 टॉपिक हैं, लेकिन लेक्चर लंबा जाएगा क्योंकि ज्यादा लंबा लेक्चर बना देंगे तो आपको भी बोरिंग फील होगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो ठीक है, और स्क्रीन पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो ये आपका हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन में कोइनोडर्म खत्म हुआ। फंक्शन में एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ, किसी भी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। देखिए जो इसका कोइनोसाइट का पहला फंक्शन है, ये वाटर को रिमूव करता है, ठीक है, स्पंज के बॉडी से। और दूसरा क्या है, ये न्यूट्रिशन को लेता है, कोइनोसाइट फूड पार्टिकल्स को लेता है, फिर अमीबोसाइट को दे देता है, अमीबोसाइट सेल्स को, वो पूरे बॉडी में वहां से न्यूट्रिशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं थ्रू द अमीबोसाइट सेल्स का ये फंक्शन होता है, ठीक है। फूड पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब जो लास्ट वाला है, ये कोइनोसाइट रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग स्पर्म, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्लियर हो गया आपका फंक्शन कि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, फूड पार्टिकल को लेते हैं और अमीबोसाइट को देते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं बॉडी से। तो ये आपका 3 फंक्शन हो गया कोइनोसाइट्स का, ठीक है, कोइनोसाइट्स का कोइनोडर्म के अंदर, ठीक है। तो आपका कोइनोडर्म यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। मैंने एक एक चीज पूरा क्लियर से बताया है, ठीक है। आप इसको लिख लिए होंगे, ठीक है, मैं रफ कर दे रहा हूँ। तो मैंने एक एक चीज 2-2 बार रिवाइज करके बताई है। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन होती है तो प्लीज कमेंट कीजिए, ठीक है, फिर से मैं उस पर लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर कोइनोडर्म मतलब एक टॉपिक फिर से खत्म हुआ हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन का। लास्ट टॉपिक बचा है आपका मीजेनकाइम। मीजेनकाइम हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीजेनकाइम, इसके अंदर अमीबोसाइट सेल्स भी हैं मीजेनकाइम के अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन पढ़ने का मकसद क्या है हमारा, हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन हम पढ़ किस लिए रहे, आपको ये भी पता होना चाहिए। यहाँ से ऑप्शनल और शॉर्ट नोट आने के चांसेस हैं, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन, क्योंकि आपकी जो सिलेबस है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, ठीक है, उसमें साइकोन को पूरा चैप्टर दिया हुआ है, ना कि उसका कैनाल सिस्टम बस दिया है, ठीक है। तो जो कैनाल सिस्टम है वो पूरा खत्म हो गया है साइकोन का, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी हो गया, हिस्टोलॉजी भी अब खत्म हो जाएगा मीसेनकाइम एंड अमीबोसाइट सेल्स पढ़ाने के बाद, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। हम आपको एक बात बताना चाहते हैं, अगर आपको कहीं भी मतलब कि असफलता मिलती है तो कभी भी निराश मत होइएगा, क्योंकि असफलता ही सफलता की कुंजी होती है, ठीक है। जब तक आप असफल नहीं होंगे तब तक आप सफल भी नहीं होंगे, ये चीज आप याद रखिएगा। क्योंकि हमेशा अगर कोई सफल ही होता रहेगा तो फिर उसको उस चीज की पहचान नहीं होगी कि जिस चीज की होनी चाहिए, ठीक है। तो असफल होना भी जरूरी होता है, लेकिन बार बार नहीं, ठीक है। एक सीख के लिए जरूरी होता है असफलता, ठीक है। तो हमें निराश नहीं होना है, कंटिन्यू आपको हमेशा वर्क करना है अपने ऊपर, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर खत्म होता है यहीं पे।
तो आपका हिस्टोलॉजी ऑफ साइकोन का एक टॉपिक फिर से खत्म हुआ। अगर लेक्चर समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।